एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ये वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है और आप चाहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स का ऐसे कई लेक्चर आएंगे, तो आप चाहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी हम अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब यही होता है कि जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। और वेव ऑप्टिक्स क्या होगा, जब लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट के वेव नेचर के बारे में वेव ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है और ये बहुत इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सालों पहले नहीं कर सकते, सदियों पहले एक डिस्कशन चलता रहता था कि लाइट क्या है, लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, लाइट तरंग है या लाइट कण है। ठीक है, इस सालों पहले डिस्कशन चल रहा था, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हमने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट वेव भी और लाइट पार्टिकल है, यानी लाइट ड्यूअल नेचर का है। आज के टाइम में एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले डिस्कशन चलता रहता था। लेकिन सन 1675 में एक साइंटिस्ट जो बहुत जाने माने हैं, आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया था, अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की थी लाइट के बारे में। और उन्होंने ये बताया था कि जो लाइट है पार्टिकल है। ठीक है, लाइट कण है और लाइट कण यानी कि पार्टिकल है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कस थ्योरी। और सन कितने में किया था, सन 1675 में। इसके पहले डिस्कशन चलता रहता था। ठीक है, पर 1675 में उन्होंने बताया था, अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की थी न्यूटन्स कॉर्पस्कस थ्योरी। और उसमें इन्होंने बताया था कि द लाइट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते थे। ठीक है, और उन्होंने अपने कुछ पॉइंट भी दिए थे, तो चलिए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने बताया था, एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, जो एवरी लाइट सोर्स होते हैं वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, यानी कि जो भी लाइट सोर्स होती है, प्रत्येक लाइट सोर्स होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और ये कॉर्पस्कल्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये कॉर्पस्कल्स होते हैं इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ, रिजिड यानी कि कड़े होते हैं, और मासलेस यानी कि द्रव्यमानहीन होते हैं, यानी कि उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। तो इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी लाइट सोर्स के पास खड़े होते हैं, तो अगर उस लाइट सोर्स में जो इमिट्स होते हैं पार्टिकल्स, अगर उसमें मास होता तो हमें चोट लगती। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, अगर हम जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो मासलेस नहीं होते, यानी उसमें मास होता, तो अगर उसके सामने हम खड़े होते तो हमें चोट लगती। पर ऐसा नहीं होता, आप किसी भी लाइट सोर्स के पास खड़े होंगे तो आपको चोट नहीं लगती। इससे प्रूव होता है कि जो लाइट सोर्स से जो टाइनी पार्टिकल इमिट्स होते हैं वो मासलेस होते हैं। ठीक है, और कितने डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कस कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला उनका फैक्ट था। और दूसरा उन्होंने पॉइंट क्या दिया था, कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो लाइट सोर्स से इमिट्स होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कॉर्पस्कल्स ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि डिफरेंट मीडियम में जो कॉर्पस्कल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि डेंसर मीडियम में उन्होंने बताया था कि डेंसर मीडियम में जो कॉर्पस्कल्स होते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। दूसरा फैक्ट है, यानी कि उन्होंने बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में फास्ट होती है रेयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डेंसर, अब जानते हैं कि डेंसर मतलब क्या होता है, विरल माध्यम। और डेंसर मतलब होता है कि सघन माध्यम, और रेयर मतलब होता है विरल माध्यम।
ठीक है। जैसे आप अगर वाटर और एयर को लेंगे तो वाटर यहाँ पे डेंसर हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगा, नहीं, वाटर डेंसर हो जाएगा और रेयरर में एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे फैक्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। उन्होंने तीसरा क्या बताया था, उन्होंने ये बताया डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स। अब जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर होती है विवग्योर, आप जानते होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर, जैसे वायलेट, ब्लू, रेड, येलो, ये सब के लिए डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप और ऑफ साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। यानी कि अगर अलग अलग कलर की लाइट्स रहेंगी तो उनके जो कॉर्पस्कल्स रहेंगे वो डिफरेंट शेप और साइज के रहेंगे। तो फ्रेंड्स यही उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, 3 फैक्ट्स बताए थे, और इनके मेन कहने का यही मतलब था कि जो लाइट होती है पार्टिकल होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है। और रेयर उन्होंने बताया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होती है रेयरर मीडियम की रिस्पेक्ट पे। यानी कि अगर एयर और वाटर को ले तो उन्होंने यही बताया था कि वाटर में लाइट की स्पीड फास्ट होती है एयर के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, देखिए इनकी थ्योरी धीरे धीरे फेल हो रही थी। इनकी थ्योरी क्यों फेल हो रही थी, क्योंकि इन्होंने कुछ लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, कुछ लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो इनकी थ्योरी धीरे धीरे फेल हो रही थी, लेकिन फिर भी लोग इनकी थ्योरी को मान रहे थे। क्यों मान रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लोग कह रहे थे कि अगर न्यूटन कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है तो लाइट पार्टिकल है, भले इनकी थ्योरी एक्सप्लेन फेल हो रही है, फिर भी इनको मान रहे थे। क्यों, इनके नाम की वजह से, क्योंकि जानते हैं कि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जो न्यूटन की कॉर्पस्कल्स थ्योरी लाइट के किस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाई और किस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन की जो कॉर्पस्कल्स थ्योरी होती है लाइट के किस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाई। थ्योरी कैन एक्सप्लेन, ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर ली, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूटन की थ्योरी ने रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन को न्यूटन्स थ्योरी ने एक्सप्लेन कर लिया। सबसे पहले देखें कैसे रिफ्लेक्शन को न्यूटन्स थ्योरी ने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। तो जब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट की रे जब किसी पृष्ठ पर इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। तो कैसे इन्होंने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि लाइट आ रही है, ठीक है, इनके अनुसार लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो देखिए लाइट आ रही, इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे इसका इलास्टिक कोलाइजन होगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, टकराएगी और टकरा के फिर यहाँ से वापस यहीं पे टकरा के यहाँ लौट जाएगी। यानी कि हो गया ना, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन हो गया, परिवर्तन हो गया कि लाइट्स की रे उसी मीडियम से उसी मीडियम में वापस लौट जाए। जब किसी पृष्ठ पर वो टकराई तो उसी मीडियम में वापस लौट गई। यानी कि इनके कहने का मतलब यही कि उन्होंने ये कहा था कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं उनके इलास्टिक कोलाइजन को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में बता दिया। इस प्रकार इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर लिया, यानी कि इन्होंने बताया कि इसको ये इलास्टिक कोलाइजन ही है जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इन्होंने रिफ्लेक्शन बता लिया। अब उन्होंने दूसरा रिफ्रैक्शन को भी क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। रिफ्रैक्शन को दूसरा क्या, रिफ्रैक्शन। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन्होंने रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन को भी क्या एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट्स की रे रेयरर से डेंसर में जाती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, पर डेंसर रेयरर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रेयर से डेंसर, ठीक है। तो जब लाइट की रे हम जानते हैं कि रेयर से डेंसर में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि इट विल बी बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी होती है, तो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो और मान लीजिए कि ये क्या है, इसका अभिलंब है। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होगा कि जब लाइट की रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे क्या, यही है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। तो कैसे झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक पार्टिकल, हर पार्टिकल पे
डेंसर मीडियम में भी कोई पार्टिकल्स कई होंगे, रेयर मीडियम में कई पार्टिकल्स होंगे, डेंसर मीडियम में कई पार्टिकल्स होंगे। तो रेयर और डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे रेयर मीडियम के पार्टिकल्स इसको क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और डेंसर मीडियम के भी पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे। पर रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स भारी होते हैं और पार्टिकल्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी फोर्स लगाएगा पर इसकी फोर्स ज़्यादा इसका नहीं होगा, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। पर जब ये इस मीडियम में लाइट्स आने वाली रहेगी, तो अगर ये होमोजीनियस है, डेंसर जो है अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस यानी कि हर जगह समान है, तो कई इस पार्टिकल द्वारा फोर्स लगेगा, यानी कि ये अपनी उसको अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी कि कई फोर्स लगेगा। देखिए यहाँ पे कई फोर्स लगेंगे। अगर ये होमोजीनियस है तो इसका नेट फोर्स कहाँ लगेगा, अगर ये होमोजीनियस है तो इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल है उस पर अगर कई फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उसका नेट फोर्स कहाँ माना जाएगा, उसको नेट फोर्स यही कहा जाएगा कि इन सबको मिला के ये सारी फोर्स इसको नीचे की ओर लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, थोड़ा झुकाने की कोशिश, नीचे की ओर लाने की कोशिश कर रही है। तो इसका देखिए, इसका पाथ ऐसे, इसको जाना ऐसे था, ठीक है, इसको जाना ऐसे था अगर ये फोर्स नहीं लगाती तो, पर इसका इस पे इतना ज़्यादा फोर्स जब लग रहा है तो एक नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, यानी कि वो इस इधर न जाके थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा झुक जाएगी, इधर न जाके थोड़ा सा झुक जाएगी। तो हो गया ना कि जब लाइट्स गिरे रेयर से डेंसर में आए तो अपने अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गए। देखिए ये इसका अपने अभिलंब की ओर झुक गए, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर लिया, पर रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर लिया, सॉरी प्रूफ नहीं किया, एक्सप्लेन कर लिया। और अब देखते हैं कि इन्होंने किस लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये तो कैन एक्सप्लेन है, और देखते हैं दूसरा कि क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि हिज थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी मत समझिएगा, कॉर्पस्कल थ्योरी है, कैंट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन। सबसे पहले इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब होता है व्यतिकरण, ठीक है। सबसे पहले ये इंटरफेरेंस, लाइट के इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, इन्होंने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि विवर्तन को भी एक्सप्लेन नहीं किया। और तीसरा यानी कि पोलराइजेशन, यानी कि इन्होंने अपने इस थ्योरी से लाइट के इन तीनों यानी कि ध्रुवण, इन तीनों फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। हमने बताया था कि इनकी थ्योरी इसीलिए देखिए धीरे धीरे फेल हो रही, क्योंकि इनकी थ्योरी लाइट के कई फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनकी थ्योरी धीरे धीरे फेल हो रही थी। फिर भी इनकी थ्योरी स्टैंड क्यों थी, इनकी थ्योरी इसलिए स्टैंड थी क्योंकि इनके, हमने बताया कि नाम की वजह से इनकी थ्योरी स्टैंड थी, वरना धीरे धीरे इनकी थ्योरी फेल हो रही थी। इनकी थ्योरी फिर भी मान्यता में थी, अगर इनकी तीनों लाइट की एक्सप्लेन नहीं कर रही थी फिर भी। लेकिन सन 1850 में इनकी थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई, जब एक साइंटिस्ट आए फोकोल्ट, जिसका नाम क्या था, फोकोल्ट। कितने में आए, सन 1850 में आए, तो इनकी थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। किसकी थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी। क्यों फेल हो गई इनकी थ्योरी, इसलिए फेल हो गई इनकी थ्योरी न्यूटन्स की, क्योंकि इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में प्रूफ कर दिया कि लाइट्स की रे डेंसर में, यानी कि लाइट की रे, उन्होंने बता दिया कि वाटर में लाइट की स्पीड वाटर में फास्ट होती है एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर में फास्ट होती है, सॉरी इन्होंने ये एक्सप्लेन कर लिया कि लाइट की रे लाइट की स्पीड एयर में फास्ट होती है वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि फोकोल्ट ने क्या प्रूफ कर दिया कि एयर में जो लाइट की स्पीड फास्ट होती है वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होती है डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में। और हमने पीछे क्या बताया था कि इन्होंने अपने थ्योरी में, न्यूटन ने अपने थ्योरी में क्या दिया था, न्यूटन ने अपने थ्योरी में क्या दिया था कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में फास्ट होती है रेयर के रिस्पेक्ट में, पर फोकोल्ट अपने
एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि एयर में लाइट की स्पीड फास्ट होती है वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेयर में, कहने का यही मतलब है इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि रेयर में लाइट की स्पीड फास्ट होती है डेंसर के रिस्पेक्ट में। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फोकल्ट ने सन 1815 में प्रूफ कर दिया। तब यहाँ पे न्यूटन्स कॉर्पस्कस थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। तो आप लोग सोच रहे हो क्या नई थ्योरी आई होगी सन 1815 में? बिल्कुल नहीं, नई थ्योरी सन 1678 में ही आ गई थी नई थ्योरी। किसकी? एक डच वैज्ञानिक थे जिसने हाइगेंस की एक वेव थ्योरी आ गई थी, यानी उन्होंने उस थ्योरी में बताया था कि जो लाइट्स होती है पार्टिकल नहीं होती है, वेव होती है, सन 1678 में अपने एक थ्योरी में। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि इनकी थ्योरी को मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि न्यूटन बहुत ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी जो सन 1675 में आई थी उन्हीं की थ्योरी को मान्यता मिलती गई, उनकी थ्योरी को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि ये न्यूटन बहुत ज़्यादा जानते हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक यानी बड़े वैज्ञानिक है, उनकी बात को माना गया और इनकी बात को नहीं माना। तो अब ये जो सन 1678 में आई थी और 1850 में मान्यता प्राप्त हुई और वहाँ से इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाने लगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको एक डच वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रस्तुत किया, जिसे कहते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी, यानी कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि डच साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स से नहीं होती है, पार्टिकल नहीं होती है, लाइट वेव होती है। ठीक है, उन्होंने अपनी इस थ्योरी में उन्होंने बताया था। ये फ्रेंड्स हम दूसरा देखते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि सन 1678 में ही आ गई थी, लेकिन इनको मान्यता नहीं मिली थी क्योंकि उस समय सन 1675 में न्यूटन की थ्योरी आई थी, तो लोग उसी को मान रहे थे, इनकी थ्योरी को नहीं मान रहे थे। और इनकी थ्योरी कब मान्यता मिली? सन 1850 में, जब साइंटिस्ट फोकल्ट ने न्यूटन की जो थ्योरी है उसको फेल कर दिया, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट से उसको फेल कर दिया, तब इनकी थ्योरी को मान्यता मिली। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है, जो कि इन्होंने किसने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है? हाइगेंस ने किया है। ठीक है, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या बताया था? उन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया कि जो लाइट है मैकेनिकल वेव है। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में ओवरऑल यही बताया है। तो जब इन्होंने कहा कि लाइट मैकेनिकल वेव है, तो लोगों ने इनसे पूछा कि जब लाइट मैकेनिकल वेव है तो इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने कहा हाँ। तो जब हम जानते हैं जब लाइट सन से अर्थ तक आती है तो बीच में कोई मीडियम नहीं होता है। मान लीजिए कि सन है और ये अर्थ है। जब लाइट सन से अर्थ तक आती है तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। हम जानते हैं कि यहाँ पे वॉक्यूम होता है, निर्वात होता है। तो फिर कैसे, उन सबने पूछा कि कैसे लाइट सन से अर्थ इतना फास्ट आ जाती है? आप तो कहें कि यहाँ पे मैकेनिकल वेव है, जो लाइट है मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता, और यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है। तब जाके जो हाइगेंस है उन्होंने एक ईथर्स थ्योरी की परिकल्पना की। और ईथर्स थ्योरी में क्या है? ईथर्स थ्योरी यही कहती है कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा एक मीडियम है। इन्होंने एक कल्पना की कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है जिसे ईथर कहते हैं। ईथर मीडियम है जो कि बहुत डाइल्यूट है और वेरी इलास्टिक है, यानी बहुत ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो इन्होंने क्या एक ईथर्स थ्योरी दी। ईथर आप वो मत समझिए आर और आर वाला नहीं, ये दूसरी। इन्होंने ईथर्स थ्योरी, इसकी नाम था ईथर। ठीक है, तो इन्होंने ईथर्स थ्योरी थी और इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया कि जो है पूरे होल यूनिवर्स में क्या है, एक ईथर नाम का मीडियम है जो कि बहुत डाइल्यूट है और क्या है, वेरी इलास्टिक है। और हम जानते हैं मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या होती है, v = √e अपान क्या होती है, रो होती है। ठीक है, तो जब उनने ईथर्स, अगर ईथर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि वेरी इलास्टिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो। और वेरी डाइल्यूट यानी कि बहुत पतला है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत पतला है, वेरी इलास्टिक है, तो स्पीड तो हम जानते हैं कि उस वेव की स्पीड फास्ट होगी। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया कि सन से अर्थ तक इसलिए फास्ट स्पीड में आती है, लाइट्स फास्ट स्पीड में आती है और वेव के रूप में आती है, मैकेनिकल वेव के रूप में। और यहाँ पे क्या, ईथर एक मीडियम है पूरे यूनिवर्स में, तो यहाँ पर भी मीडियम है। तो इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर लिया कि लाइट सन से अर्थ तक कैसे आती है। तो ये तो रहा, इन्होंने ये बताया। ठीक है,
तो इनकी थ्योरी को मान्यता क्यों मिली? इनकी थ्योरी को इसलिए मान्यता मिली क्योंकि इन्होंने लाइट के कई फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने लाइट के किस किस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लिया और लाइट के किस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं कि इन्होंने सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लिया, पर जो न्यूटन की थ्योरी से उनसे ज़्यादा इन्होंने लाइट की फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लिया। इस और उन तो चलिए देखते हैं कि हाइगेंस क्या क्या कर लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखें कि हाइगेंस वेव थ्योरी लाइट के किस किस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ली और लाइट के किस किस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर ली? सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ये एक्सप्लेन कर ली। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी, उसमें भी हमने बताया था कि लाइट की कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन कर ले रही थी और कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर लाइट की कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ले रही थी, लाइट की कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। हमने बताया था कि न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी होती है वह रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर ले रही थी। उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा कि वो भी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को क्या कर लेती है? एक्सप्लेन कर लेती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब यही होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने यही बताया कि लाइट मैकेनिकल वेव है तो वो स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन करेगी, क्योंकि वेव तो ऐसे मोशन करती है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं कैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जो मैकेनिकल वेव होती है, जो लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ बहुत छोटी होती है इसलिए वो ऐसे मोशन करती है। देखिए वेव के रूप में तो मोशन कर रही है पर देखने में क्या स्ट्रेट लाइन लग रहा है, इसलिए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या एक्सप्लेन कर लेती है? दूसरा ये इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर लेती है और तीसरा क्या एक्सप्लेन करती है? डिफ्रैक्शन को। ठीक है, डिफ्रैक्शन को ये एक्सप्लेन कर लेती है और चौथा ये रिफ्लेक्शन या कि परावर्तन को भी एक्सप्लेन कर लेती है और ये पांचवा रिफ्रैक्शन को भी कर लेती है। ठीक है, एक्सप्लेन। यानी कि अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ये प्रूफ कर लेती एक्सप्लेन कर लेती है। कैसे एक्सप्लेन करती है? इस रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इसको अगले लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे। और रिफ्रैक्शन का क्या रूल होता है? रिफ्रैक्शन का एक होता है साइन I, ये क्या होता है? रूल होता है साइन I अपन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, जो कि स्नेल लॉ भी इसे कहते हैं। इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कैसे एक्सप्लेन होता है। ठीक है, और इन सब को आप याद कर लीजिए कि इसको ये भी एक्सप्लेन कर लेती है ये थ्योरी। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बस इसी को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ठीक है, और एक लास्ट बचता है पोलराइजेशन, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि आज के समय में तो वो भी एक्सप्लेन हो जाता है। पोलराइजेशन क्यों एक्सप्लेन हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव है, तो उसकी सहायता से पोलराइजेशन भी प्रूफ हो जाता है। लेकिन उस टाइम पोलराइजेशन प्रूफ नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स ये तो रहा ओवरऑल कि क्या एक्सप्लेन कर पाई, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये है हाइगेंस वेव थ्योरी। और हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा है? हाइगेंस वेव थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, और कुछ बेसिक जानकारी भी जानी कि कैसे वेव थ्योरी आया। मतलब वेव थ्योरी को तो पहले नहीं माना जा रहा था, फिर कैसे उसको माना गया और कैसे न्यूटन की थ्योरी फेल हुई, इस सब के बारे में बेसिक जानकारी ली। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हाइगेंस के कुछ प्रिंसिपल दिए थे उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और कोई भी आपका लेक्चर ना छूटे। थैंक यू।